हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, तैयारी अच्छी चल रही है। एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 2 के लिए लाइव मॉक 12 कंडक्ट कराया गया था, तो इसका डिटेल्ड एनालिसिस और मैथ्स सोल्यूशन करेंगे। इस मॉक का लेवल आपके रियल एग्जामिनेशन जैसा सा ही रहेगा, हालांकि इस बार चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, वेंडर चीज है, तो एग्जैक्टली देखते हैं मीन्स किस तरीके से लेता है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से। तो जो ये लेवल है ये बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट है। इससे पिछले मॉक का भी एग्जाम रेलिवेंट लेवल था। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के 8 मॉक्स हार्ड थे, वो मॉडरेट लेवल के थे जो हमने टीयर 2 में दिए थे। उसमें लास्ट के 7 मॉक हार्ड लेवल के दिए थे, और उसके बीच के मॉक जो एग्जाम लेवल है प्लस माइनस उसके हिसाब से रखे हैं, जिससे कि आपको हर तरीके के मॉक्स मिल जाए, हर तरीके का बच्चा आरबी के मॉक से अपनी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, तो ये वाला लेवल भी आपका रियल एग्जाम जैसा सही दिखेगा। इसमें लोगों का स्कोर भी अच्छा आया है। और बाकी एक एसएससी सीजीएल से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी ना कि 2025 का भाई रिजल्ट रिवाइज होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है और ये रिजल्ट रिवाइज होना ही है। बस एसएससी टाइम ले रहा है। परसों मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर बात नहीं करी। मुझे उम्मीद थी कि बाकी लोग भी आके इस चीज को उठाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है कि बहुत सारे बच्चे जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है वो नहीं लिए। और सबसे बड़ी चीज 14 अक्टूबर वाले में तो मैंने आपको प्रूफ के साथ सारी चीजें दिखाई थी कि नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ है। इसके लिए एक डिटेल वीडियो भी मैं लेके आऊंगा, सारी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है, चीजें किस तरीके से एक्चुअली में चली है, एक्चुअली कितने स्कोर पे कट ऑफ क्लियर हुई है, बहुत सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो वो आज रात तक कोशिश करूंगा मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। ठीक है, उसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, और भी जो इश्यूज बच्चे बता रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो भाई कोई भी चीज है इन चीजों में जैसे कुछ भी बोलना है तो सारी चीजें आपको ना पहले बहुत अच्छे से वेरीफाई करनी होती है। ऐसा नहीं कि उठा के कोई भी वीडियो बना दी, राइट। उसके लिए सारे डेटा वेरिफिकेशन होगा, चीजें होंगी, तो उसमें मेरी क्लासेस भी छुटती हैं और भी बहुत सारा पर्सनल लेवल पे टाइम जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहे हैं। अभी आरआरबी एनटीपीसी में टाइपिंग का रिशेड्यूलिंग इशू था, वो फाइनली अब रिजोल्व हो चुका है। जिन लोगों ने टाइपिंग जो अपना रिशेड्यूल नहीं कर पा रहे थे, रेलवे की वेबसाइट पे जाके कर लेना। ठीक है, इसके बाद आईबीएससीआई और टीयर 2 तो आपका हो ही चुका है। उसमें क्वेश्चंस आपने देखे ही थे किस तरीके से आए थे। जो ई बुक थी वो काफी ज्यादा हेल्पफुल थी। ऐसी एसए की ई बुक भी दे रखी है आप लोगों को, और करंट अफेयर्स की बुक। अभी आईबी का एमटीएस का एग्जामिनेशन आने वाला है, शायद 27 तारीख का बच्चे बता रहे हैं, 27 जनवरी का। तो उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल मेंस के लिए भी करंट अफेयर्स की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्जामिनेशन जो होंगे अगले महीने उसके लिए भी ये करंट अफेयर्स की बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे अच्छे तरीके से कर लेना। इसके टॉपिक वाइज जो बेस्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उनकी वीडियो क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपको याद भी हो जाए और हर एक चीज अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाए विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, वो वीडियो जो आप चैनल पे देख रहे हैं लगातार, और वो टेस्ट फॉर्म में भी आप लोगों के लिए हमने अवेलेबल करा रखा है। इसके अलावा कंप्यूटर की प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर की सारी क्लासेस हमने अपलोड कर दी हैं। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी, सारे पीवाईक्यू को इंक्लूड करके एसएससी रेलवे प्रैक्टिस, वो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की ई बुक भी आपको टेलीग्राम पे दे दी है, जिससे कि आप क्विकली रिवाइज कर पाए। और टेस्ट देने हैं तो आरबी की वेबसाइट पे जीके टेस्ट सीरीज में आपको कंप्यूटर के टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। और मैथ्स के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई थी जो आपको अच्छे से कवर करनी है अपने एग्जामिनेशन के लिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, सारी इंपोर्टेंट अपडेट वहां मिलेंगे। और जो सीजीएल के लाइव टेस्ट होते हैं आप देखेंगे, अभी लाइव टेस्ट 12 आज अभी हटाया नहीं है, वैसे तो सैटरडे संडे अवेलेबल रहता है। आप चाहें तो इस टेस्ट को अभी भी जाके वेबसाइट पे दे सकते हैं, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। और सेक्शन कंट्रोलर एग्जामिनेशन जो कि रेलवे का होगा अगले महीने 11-12 तारीख को, उसका भी लाइव मॉक 1 अवेलेबल करा दिया, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसकी पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो गई है, जिसके अंदर हम 10 लाइव टेस्ट 10 टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। और वो सारे के सारे टेस्ट आप के लिए अवेलेबल हो जाएंगे 25 तारीख तक। अभी 2 टेस्ट डाले हैं, अगले 2 दिन के अंदर 3 टेस्ट और 25 तक सारे के सारे 25 के 25 टेस्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जो फर्स्ट 1000 यूजर्स है उनके लिए टेस्ट सीरीज का प्राइस सिर्फ 79 है, फिर लगभग 1000 होने वाले हैं, उसके बाद ये प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, 99 इसका सेक्शन कंट्रोलर की टेस्ट सीरीज का प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों को लेना वो ले सकते हैं, वरना कॉम्बो टेस्ट सीरीज में तो सारे टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहती है। इसके अंदर जैसे अभी हम कुछ कौन सी टेस्ट सीरीज एड ऑन होने वाली है, जैसे सीपीओ का प्री का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिजिकल होते ही सीपीओ टीयर 2 की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल करा देंगे, कॉम्बो टेस्ट सीरीज यूजर्स के लिए। आईबी का जैसे मैंने बताया एमटीएस का एग्जामिनेशन 27 तारीख से होना है, उसकी टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूड कर देंगे, मैं आपको एक अपडेट डाल के बता भी दूंगा। और भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज इसके अंदर अवेलेबल है, सारी की सारी टॉपिक वाइज फुल लेंथ सारी टेस्ट सीरीज का आपको एक्सेस मिल जाता है कॉम्बो टेस्ट सीरीज के साथ, जिसमें आपको एक डेली टारगेट ग्रुप भी मिलता है। जो सीजीएल 2026 को टारगेट कर रहे हैं या फिर बाकी सारी चीजें, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन के लिए मदद करती हैं। तो कॉम्बो टेस्ट सीरीज मैं रेकमेंड करता हूँ। ठीक है,
बाकी जो ये पेड मॉक्स हैं सीजीएल टीयर 2 के वो इसमें मिलेंगे। एक और छोटी सी सजेशन है आप लोगों के लिए, यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स का, यहाँ पे नहीं है, वरना आप जैसे टेस्ट सीरीज को ओपन करोगे सीजीएल टीयर 2 वाली, हाँ ये रही हमारी टेस्ट सीरीज, इसके अंदर जो प्रीवियस एसएससी के 2024 के 23 के सीजीएल सीएचएसएल टीयर 2 के टेस्ट हैं, उनके पीवाईक्यू भी हमने डाले हुए हैं, ये रहा फोल्डर। तो इसमें क्या होगा ना, आपको अगर थोड़ा सा भी ये लग रहा है कि यार नहीं मैं तो इस टाइम पे क्योंकि एग्जाम पास है पीवाईक्यू ही देने, तो ये सारे के सारे पेपर्स आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। पुराने पेपर जो एसएससी के पहले पिछले 3-4 सालों में हुए, 2022 में पैटर्न चेंज हुआ था मेंस के, तो ये अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि लेवल क्या रहता है मेंस का। ठीक है, तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, और मेंस के लेवल के बारे में अभी कह पाना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, अभी एग्जाम होगा, इसलिए सीएचएसएल टीयर 2 के जो नए मॉक बनाने हैं वो भी हमने नहीं बनाए हैं। सीजीएल मेंस पेपर होगा, उसके बेसिस पे सीएचएसएल टीयर 2 के मॉक्स हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आ जाते हैं हम डायरेक्टली अपने मॉक पे। आप देखेंगे लगभग 16,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर्टिकुलर मॉक को दिया था। एवरेज स्कोर 260 दिखेगा, बट रियल एवरेज इससे कहीं ज्यादा है, लगभग 280 प्लस लोग एवरेज में इस पर्टिकुलर मॉक में स्कोर कर रहे हैं, और मीडियन स्कोर भी आप देखेंगे यहाँ पे 286 से 290। ये आपको बिंच दिखता है, ये बेसिकली क्या है, जो एक सेक्शन अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं, तो उससे फिर रियल एवरेज वहां पे आपको कम दिखता है, बट एक्चुअल एवरेज हमारे पास तो डेटा होता है, तो वो मैं चेंज करके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 1 का इस मॉक में एवरेज स्कोर क्या है, 150 मार्क्स आउट ऑफ 180, और मीडियन स्कोर गया है 153 मार्क्स। 170 या उससे ज्यादा लाने वाले इस पर्टिकुलर मॉक में 1145 लोग हैं, 160 से ज्यादा लाने वाले 4870 लोग हैं। तो ये रियल कंपटीशन है, रियल डेटा है, आप लोगों को इसमें समझना पड़ेगा। और साथ के साथ अगर ठीक ठाक स्कोर इस मॉक में मानेंगे तो भाई वो 160 के अराउंड जाएगा। सेक्शन 1 में आपको 160 या 160 प्लस इस तरह के मॉक में आना चाहिए स्कोर। सेक्शन 2 की बात करेंगे तो एवरेज स्कोर 131, मीडियन स्कोर 134, और जो अच्छा स्कोर माना जाएगा वो 160 प्लस माना जाएगा, कि 160 से ज्यादा आपका स्कोर आना चाहिए सेक्शन 2 में, इस तरीके का लेवल अगर मॉक का एग्जाम का आता है। बाकी यहाँ पे सारे सेक्शंस आप देख सकते हैं, मतलब लोगों ने कितना कितना स्कोर किया है 210 में से। इसके अलावा ओवरऑल देखेंगे तो 282 एवरेज गया है, और मीडियन स्कोर जाएगा 287। सभी स्कोर्स आप देख सकते हैं लोगों के कितने कितने बन रहे हैं, जैसे 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले 4740 कैंडिडेट है, 310 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3000 से ज्यादा लोग हैं, 320 से ज्यादा स्कोर करने वाले 1700 से ज्यादा लोग आपको इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट में मिलेंगे। परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं लोगों का कितना कितना रहा है, और जो सेफ स्कोर रहेगा इस पर्टिकुलर मॉक में वो 2400 ग्रेड पे पोस्ट के लिए रहेगा 310 मार्क्स, और 4200 4800 ग्रेड पे पोस्ट के लिए अनरिजर्व कैटेगरी से रहेगा ये 322 मार्क्स। ठीक है, तो भाई मॉक का लेवल जैसे इजी होगा। अब हमने हार्ड मॉक्स ऐसे भी दिए जिसमें मैंने आपको सेफ स्कोर जो बताया वो 270 280 की रेंज में भी बताया है, लेकिन जैसे ही मॉक का लेवल इजी हो जाएगा, पेपर का लेवल आसान हो जाएगा, तो वहां पे सेफ स्कोर भी बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो वो हमेशा मैं कहता हूँ परसेंटाइल देखो, और एक मैंने डिटेल्ड मॉक एनालिसिस की वीडियो बताई थी, कैसे कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, किस तरह के मॉक में आपको फायदा किस में नुकसान, एग्जाम डे वाले दिन क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कभी भी मॉक के स्कोर को लेके या परसेंटाइल को लेके भी इवन मोटिवेट या डिमोटिवेट मत हो। एग्जाम डे वाले दिन आपको कौन सा सेक्शन वीक है, उस पर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, उस पर बहुत चीजें डिपेंड करेंगी। तो एग्जाम डे वाला दिन बिल्कुल अलग ही होगा। तो लेट्स होप एवरीवन अपना आप बेस्ट दे सकें, और अभी ये जो एक वीक है सिर्फ रिवीजन के लिए डिवोट करिए, इस टाइम पे मैक्सिमम आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर ही रखी हैं। अब एक एक करके मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं, और बाकी शाम तक एक डिटेल्ड वीडियो लेके आता हूं नॉर्मलाइजेशन एनालिसिस पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है 36,950 रुपीज को एक फाइनेंशियल स्कीम में इन्वेस्ट किया गया 12% के हिसाब से, जहां इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे कंपाउंड किया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1.5 साल की है, तो हमें बताना है अप्रोक्सीमेट पेएबल एट द एंड ऑफ द गिवन टाइम पीरियड क्या होगा। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सर साल का ब्याज 12% है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा 6%, और आधे साल के हिसाब से 1.5 साल में मतलब 3 साइकिल लगेंगी, तो 6% का मेरे को 3 बार इफेक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। इफेक्टिव कितना होगा। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को कि अगर हमारे पास यहाँ पे
3 बार इफेक्टिव करना पड़ रहा है, तो 6 के परसेंट के हिसाब से आपको क्या वैल्यू याद है कि ये वाली वैल्यू मेरे पास 191,016% होता है। अगर ये चीज याद है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो फिर आपको बेसिक से निकालना पड़ेगा एंड इट विल टेक टाइम। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 स्पेसिस में हम क्या लिखते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है उसका क्यूब लिखते हैं, बाकी के 2 स्पेसिस में 3a स्क्वायर लिखते हैं और फिर पॉइंट लगा के यहाँ पे 3a लिख देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 6 का क्यूब करूंगा तो 216, तो 16 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। 3 इंटू 6 का स्क्वायर 36 इंटू में 3 108 प्लस 2 101 कैरी फॉरवर्ड, 3 इंटू 6 18 प्लस 1 डेट इज ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 19। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, है ना। अब यहाँ पे हमें अमाउंट बताना है तो आप कहेंगे सर इस वाली वैल्यू में मेरे को क्या करना पड़ेगा, 19 में 1 और ऐड कर दो, मतलब 119 पॉइंट इतना परसेंट मेरे को इस वैल्यू को बताना है, जो कि कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। वरना दूसरी अप्रोच हमारे पास ये जाती कि भाई हम कहते इस वाली वैल्यू में 106/100 106/100 106/100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बहुत बड़ी मल्टीप्लीकेशन रहती, तब भी आंसर नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें तो ये 40,000 है, ये 48 है, ये 44 है और 42 है, बहुत बड़ा गैप है, 2-2 हजार का तो मिनिमम गैप है ही हमारे पास इनमें, है ना। तो हम ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें, देखो मेरे पास ये 36,950 है, अप्रोक्सीमेटली मैं से 37,000 मान सकता हूँ, 50 था, कोई मेजर गैप नहीं ऑप्शन के हिसाब से। अच्छा ये 19% है, ये 19% निकालना पॉसिबल है, बट अगर मैं इसे और 20% मान लूं, मैं कहूं कि मेरे पास भाई ये वाली वैल्यू है, इसका 1% कितना होगा, इसका 1% 370 के अराउंड होगा, है ना। तो अगर मैं 20% निकाल लूं तो इसका 20% कितना होगा, आप कहेंगे सर 37 2 जा, ये वाली वैल्यू 74 और मेरे पास 2 जीरो और आ जाएगी, इतना हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इस वाली वैल्यू में ये जोड़ना है और फिर ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या अप्रोक्सीमेट आंसर तक मैं पहुंच सकता हूं, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 37,000 में से ये जोड़ा तो 44,400, उसमें से 370 घटाया तो मेरे पास 44,000 और उसके बाद 030 लगभग ऐसा कुछ होगा। तो लगभग जो मेरा आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली मैंने 19% निकाला है, तो मेरे पास वो ऐड करके इस वाली वैल्यू में लगभग कुछ बनेगा। लेकिन ये 50 का गैप हो गया या 0.1 का जो डिफरेंस हो गया, वो बहुत माइन्यूट चेंजेस है, उससे ओवरऑल आंसर पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरा आंसर 44,000 के आसपास जाएगा, जो मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर सी ही होगा, बाकी पॉसिबल नहीं है। समझ आया। अब ये समझाने के लिए तो फिर भी कहानी लिख दी, अगर मेरे को ये इतना भी नहीं करना होता तो मैं डायरेक्टली करता, मैं कहता यार 6% का इफेक्टिव 3 बार लेना है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये 18% हो जाता, कंपाउंड इंटरेस्ट है थोड़ा सा ज्यादा। अगर आपको याद है तो आप कहते सर डायरेक्टली 19% बनेगा। इसका ये 37,000 के आसपास है, 20% निकालूंगा तो मेरे पास 7400 हो गया, 1% 370, 7400 में 370 घटाया लगभग 7,000 हो गया। 37,000 में से 37,000 में 7,000 जोड़ना है तो 44,000 के आसपास मेरा आंसर आएगा। चारों ऑप्शन में 44,000 के आसपास एक ही ऑप्शन दे रखा है, बाकी तो बहुत दूर है, वही आंसर हो जाएगा। तो ये काम विदाउट पेन भी मैक्सिमम किया जा सकता था, ठीक है। और हो सकता है कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा फंसे हो तो आपको बेटर मेथड्स पता होने चाहिए, जो कि कोई मैंने अलग चीज नहीं बताई आपको यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे क्या है, ए और बी ने एक बिजनेस की शुरुआत करी, 3:5 में इन्वेस्ट किया। ए और बी एक्टिव पार्टनर्स हैं, तो सैलरी के तौर पे इतना इतना अमाउंट भी लेंगे हर महीने, और एक्स मंथ्स के बाद जो टोटल प्रॉफिट उन्होंने कमाया वो इतना कमाया। टोटल इनकम ए और बी की बराबर है, तो हमें बताना है कि एक्स का मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मैं मान दूं कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन्हें कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, 3:5 दे रखा है, तो मैं इसे 3y और इसे मैं 5y मान सकता हूं कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट की वजह से ए को इतना पैसा मिलेगा और बी को इतना पैसा मिलेगा। अच्छा, पर महीने मान लो उन्होंने x मंथ तक काम किया, एक महीने की सैलरी मेरे पास कितनी है, ए की 40,000, तो x मंथ्स की कितनी मिलेगी, आप कहेंगे सर 40,000 प्लस x इंटू में x, इतनी सैलरी के तौर पे मिलेगा, तो टोटल अमाउंट जो ए को मिलेगा वो इतना होगा। अगर मैं बी के टोटल अमाउंट की बात करूंगा, उसकी सैलरी मिल रही है उसको 28,000 के हिसाब से, x मंथ्स में कितना मिलेगा 28,000 x, यही मिलेगा। अब हमें क्या रहा है कि भाई ए और बी की जो इनकम है वो बराबर है, तो एक तो ये रिलेशनशिप दे दिया, और दोनों की इनकम का अगर आप सम भी कर लोगे तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है ये दे रखी है हमें
10,44,000 के बराबर। तो हमें सोल्व करके बस x का मान बताना है कि x का मान क्या आएगा। अच्छा, अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो सबसे पहले चीज तो आप देखेंगे 5y में से 3y को गया तो 2y मेरा किसके बराबर आ जाएगा? 40 में से 28 घटाऊंगा तो 12,000 x के बराबर, तो y का मान 6,000 x के बराबर आ जाएगा। अच्छा, जब मैं इन दोनों का सम करूंगा तो टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। दोनों का सम जब हम करेंगे तो यहाँ पे 8y है और यहाँ पे मेरे पास 78,000x हो जाएगा। तो 78,000x और 8y, 2y यहाँ पे निकल ही रहा था तो इसमें भी 4 से गुणा कर देते, तो 8y मेरे पास किसके बराबर? 48,000x के बराबर आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई? पूरी की पूरी मेरी इसके बराबर 1044। अब यहाँ पे आप जीरो एलिमिनेट कर सकते थे, बस आपके समझाने की दृष्टि से जीरो लिख दी मैंने यहाँ पे, वरना जीरो थाउजेंड्स में सारी चीजें चल रही थी तो आप एलिमिनेट करके भी पूरी चीजों को लिख सकते थे। ये 3 जीरो गई। 48 प्लस 78 कितना हो गया? ये 68 है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया। तो ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 116x और ये 1044। अब x का मान क्या आएगा? मंथ में इंटीजर वैल्यू दे रखी है आप, क्योंकि सर 6 में किससे मल्टीप्लाई करूं? यूनिट डिजिट 4 आए, या तो आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 9 से, है ना? 10 टाइम्स से छोटा है और 10 टाइम्स के आसपास है तो 9 आना चाहिए आंसर। तो x का मान कितना हो गया? 9। ये इस क्वेश्चन का उत्तर है। चलें आगे। और भी तरीके से सोचा जा सकता है, आप डिफरेंस सोच सकते थे कि भाई यहाँ पे इनकम के बेसिस पे यहाँ पे 3y है और यहाँ पे 5y है, तो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 2y का आ रहा है, तो वही उनकी जो मंथली सैलरी है वो डिफरेंस वहीं पे कंपनसेट होगा। अगर इक्वल मेरे को इनकम बनानी है तो यहाँ पे डिफरेंस है आपका 12,000 का और ये x मंथ्स की होगी तो 12,000 x किसके बराबर होगा? 2y के बराबर होगा। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप ये भी स्टेब्लिश कर सकते थे, बट कुछ बेसिक से भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एक चीज आपको लिख के बता दी। अच्छा सवाल था। अगला सवाल a प्लस बी प्लस सी इतना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दे रखा है और लास्ट में कुछ पूछा है। अब इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक अप्रोच, भाई इस वाले के पार्ट का फॉर्मूला आपको पता है, हमने पढ़ा है। ये वाला पार्ट का हाफ किसके बराबर होता है? इसका हाफ बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना? तो या तो आप एक काम कर सकते हैं इसे सोल्व करने के लिए, ये वाला पार्ट गिवन है, ये वाला पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। तो आप यहां पे देखेंगे ये वाली वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस में 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाला पार्ट हो जाएगा। और ये इसका जो मुझे निकालना उसका हाफ था, तो एक्चुअली में अगर मेरे को रियल वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ पूरे में, तो इस पूरे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और मेरा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 और 2 3 हो गया ये, तो ट्वाइस इंटू में 18 स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 50, 324 में से 150 घटाया तो मेरे पास 174 इंटू में 2 48 348, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। बाकी ये हो गया बहुत बेसिक तरीका। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे करना, इतना सब करने की जरूरत नहीं, आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। वैल्यू पुटिंग से कैसे करोगे? आप कहेंगे सर मेरे पास कितनी इक्वेशन गिवन है? 2 इक्वेशन है, कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, ए बी और सी। तो आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, आपको चलो सर मैं सी को 0 बना देता हूँ। सी को 0 करते ही ये दोनों हट गए और इधर सी को 0 करेंगे तो यहां से ये हट गया और यहां से ये हट गया। तो मेरे को अब गिवन क्या है? a प्लस बी 18 गिवन है, ए बी मेरे पास 50 के बराबर है। हमें बताना है कितना? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहां से बी स्क्वायर और यहां से a स्क्वायर आ जाएगा, सी हटेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू बतानी है। अगर आप ध्यान दे से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, इसे मैं ओपन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूं ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab इसका मान बताना है। अब ये वैल्यू गिवन है तो यहां से ये वाला पार्ट बड़ी इजीली निकल सकता है। आप कहेंगे सर जैसे इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसके बराबर 18 का स्क्वायर 324 के बराबर। ab अगर 50 है तो यहाँ पे 2 इंटू 50 यहाँ पे जाके घट जाएगा, तो 100 घटा तो 224 आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ट्वाइस 224 माइनस में 2 इंटू में 50, तो ये 448 माइनस 100 348। आप इस तरीके से भी देख सकते हो वैल्यू पुटिंग, अगर ये फॉर्मूले में कंफ्यूजन है या कुछ भी है। अगला क्वेश्चन कहता है एक टाउन की जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो 2,40,000 है, बर्थ रेट 12% का है और डेथ रेट है 8% का, तो हमें बताना है कि 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी। देखो मान लो बर्थ रेट और डेथ रेट की जब बात हो रही होती है तो होता क्या है, हम ये मानते हैं दोनों चीजें कॉन्टिन्यूसली चल रही है। मान लो आज पॉपुलेशन हमारी है 100 लोगों की, ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, मेरे पास कुछ इस तरीके की चीज हुई कि 12 लोगों का जन्म हुआ और 8 लोग मर गए, तो हम किस पे देखते हैं, वो इसी वैल्यू पे देखते हैं। तो नेट चेंज मेरे पास क्या होगा, आप कहेंगे सर नेट चेंज आया मेरे पास 4 लोग बढ़ गए। ये कंसेप्ट इस तरीके से चलता है, इसमें आप सक्सेसिव नहीं लगाते हैं, ठीक। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो हर साल मेरे पास क्या हो गया, बर्थ रेट अगर 12% का है और डेथ रेट मेरा 8% का, तो नेट चेंज क्या हुआ 12 माइनस 8 डेट इज 4%। हमारा जो इंक्रीज हो रहा है हर साल पॉपुलेशन वो 4% से इंक्रीज हो रही है, तो हमें 2 साल के बाद पॉपुलेशन बतानी है। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूनिट डिजिट भी डिफरेंट है और यहाँ पे हमें वैल्यूज भी 4 जीरो दिख रही हैं, तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। क्यों, मैंने कहा 2,40,000 ये लिख दिया है ये डेज, 4% का 1 साल में इंक्रीमेंट है तो 1 साल के बाद इतना, और एक बार और करना है तो फिर इतना। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 4 जीरो से तो 4 जीरो कट गए, अब यूनिट डिजिट से कर लो, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, यूनिट डिजिट 4, तो आंसर वही हो सकता है जिसकी यूनिट डिजिट हो 4। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला सवाल हमारे पास कहता है ये गिवन है x2xy का मान बता दो। अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट होता है x की पावर 4 x स्क्वायर y स्क्वायर और y की पावर 4, ये फॉर्मूला होता है किसका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy और इनटू में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस में xy, ठीक है, और ये वाली वैल्यू 494 के बराबर। आप देखेंगे x स्क्वायर माइनस xy वाला पार्ट जो ये है ये तो 19 के बराबर है, तो ये अगर 19 हो गया तो 19 से इसे काटूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर लिख देता हूं और प्लस एक्स वाई, ये इसे 19 से काट दिया तो 2 जा और 6 जा, ये आएगा। अब मेरे को 2xy बताना है तो सीधी सी बात है भाई, नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को घटा देंगे तो 2xy का मान किसके बराबर, 7 के बराबर। ये क्वेश्चन का आंसर है। चले अगले सवाल पे, इसे सोल्व करके बताना है हमारा आंसर क्या आएगा, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है देखो, 7 1/4 को मैं 7 प्लस 1/4 लिख सकता हूं, है ना, ये चीज हमने पढ़ी हुई है, ऐसे आगे भी हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, डिनोमिनेटर में एक में 64 है 32 है और यहाँ पे 32 है। उनका जो अगर ये वाला पार्ट देखें तो ये इन दोनों का सेम है और ये इन दोनों पार्ट का सेम दे रखा है, फिर यूनिट डिजिट भी दो पार्ट में सेम दे रखा है। हमें इसे सोल्व करके बताना है कि हमारा जो भी आंसर होगा वो क्या होगा। किस तरीके से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, देखो जनरल तरीका तो हमारा ये रहता है कि भाई हम इन्हें ना स्प्लिट कर लिया तो भाई 7 77 इन सबको अलग अलग सम करेंगे और जो बाकी फ्रैक्शन वाला पार्ट है उन सबको अलग अलग सम करेंगे, ठीक है। अगर मैं इन सबको 7 वाले पार्ट को सम कर रहा हूं तो 7 को कॉमन भी ले सकता हूं। आप कहेंगे सर 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 और ये कहां तक जा रहा है 5 तक, तो पूरा ही लिख देता हूं, वैसे तो कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तो ये चीज हो गई मेरे पास, उसके बाद फिर प्लस में 1/4 प्लस 1/8 और ये कहां तक जा रहा है 16, 2 से मल्टीप्लाई फिर 2 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से मल्टीप्लाई 1/64 तक जा रहा है। अब आपके ऊपर है, आप कैलकुलेशन में पहले ये वाला पार्ट करना चाहें ये वाला पार्ट। कई बार अगर ऑप्शन में ये दो सेम नहीं होते तो हमारा इस पार्ट से ही आंसर मिल जाता, ये दो सेम नहीं होते तो हमारा हो सकता है कि इस पार्ट से आंसर मिल जाता, ठीक है, खाली ये वाले पार्ट से। तो
डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा बनाया गया है तो आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ट्रिक समझते हैं। अगर आपको ऐसा दे रखो 1, उसके बाद 2 1 को सम करना है, फिर 3 1 को सम करना है, फिर 4 को, फिर 5 को, तो लास्ट वाले को देखो कितने हैं इसमें, टोटल 5 वैल्यू चल रही है ना, 5, फिर 4 3 2 1 ऐसे लिख दो, ये इनका सम आएगा। ठीक है, ये याद रखना। ये 7 मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरे को पता है ये है, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऐसे हम हर बार 2 2 से मल्टीप्लाई, एक ही सिंगल वैल्यू से क्या करते जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एज इट इज लिख दी 64। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 कितनी है ये, लगभग 5 वैल्यूज थी ना हमारे पास, तो यहां से इंटू 2 2, इंटू 2 4, इंटू 2 8 और इंटू 2 16। हम ऐसे सम कर सकते हैं। 5 वैल्यूज थी, 1 से लेके फिर 2 इधर, 3 फिर 4 फिर 8 16, ऐसे ही चलेगा। तो सीक्वेंस पकड़ना आना चाहिए, अगर पकड़ लिया तो हो गया, वरना जीपी सीरीज बनाओ और चीजें करो तो उसमें भी थोड़ा टाइम जाएगा ही, उससे बेटर है सीक्वेंस ही पकड़ लो। अब सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ये आप देखेंगे यहाँ पे 24 28 30 31, तो यहाँ पे तो बचा मेरे पास 31/64। तो मेरा आंसर क्या आएगा, इन दोनों में से आ सकता है, अब ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, तो हम कहेंगे सर 7 को 5 से करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 5। तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। क्लियर हो गया सभी लोगों को, चलें आगे। कहता है 2 लोग हैं पी और क्यू, उन्हें टोटल 3600 दिए जाते हैं पर वीक उनके एम्प्लॉयर के द्वारा। क्यू को 125% दिया जाता है जितना पैसा पी को दिया जाता है। तो पी और क्यू 125% होता है 5/4, मतलब पी को अगर 5 दिया जा रहा है तो क्यू को दिया जाएगा 5। हमें बताना है पी को पर वीक कितना दिया जाएगा। दोनों को कंबाइंड कितना दिया जाता है, आप कहेंगे सर 9 रेशियो, और ये किसके बराबर है, 3600 के, तो 1/400 के बराबर 4 × 400, ये वाली वैल्यू हो गई 1600। ये तो विदाउट पेन ज्यादातर लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल, एक सर्कल डाला जाता है क्वाड्रिलेटरल PQRS के अंदर जो इसकी 4 साइड्स को टच करता है। आगे कहता है हमारे पास भाई PQ है 18, QR है 14, PS है 9, तो हमें बता दो रिमेनिंग साइड इसकी। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में, ये आपको स्क्वायर जैसा लिख रहा है लेकिन है क्वाड्रिलेटरल, कोई भी हो सकता था, ये ऐसी फिगर भी हो सकती थी, ठीक है, या ऐसी फिगर भी हो सकती थी, ठीक है। अगर उसके अंदर सर्कल डाला जा सकता है तो अगर सर्कल डाल देते हैं तो तभी डलेगा सर्कल जब हमारे पास क्या कंडीशन होगी, इसका और इसका सम बराबर होगा इसके और इसके सम के। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर 9 + 14 कितना, 23, उसमें से 18 घटा दो, तो 9 + 14 - 18, ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, इनके ग्राफ कैसे होंगे। तो एक कंडीशन हम पढ़ते हैं कि अगर 2 लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरीके की हैं तो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, तो हम कहते हैं ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी अगर a1/a2 ≠ b1/b2 है, कॉन्सिडेंट होंगी अगर ये a1/a2 b1/b2 और c1/c2 बराबर हो जाए, और पैरेलल होंगी a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है। इसमें कॉन्सिडेंट लाइन में मतलब इंसिडेंट सॉल्यूशन, मतलब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ जाती है। इंटरसेक्टिंग में 2 लाइन आपस में ऐसे टकराती हैं, और पैरेलल लाइंस का केस क्या होता है, ये लाइन जा रही, ये लाइन जा रही, कभी भी टकराएंगे नहीं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट होते हैं। अगर यही कंसेप्ट मैं इस क्वेश्चन में लगा दूं तो आप देखेंगे 2, ये a1 है, a2 हो गया 4, ये है 3 और ये है मेरे पास 6, ये है 12 और ये हो गया 24, ठीक है। आप देख रहे हैं सारी की सारी चीजें 1/2 दे रहा है, 1/2 1/2 1/2, तो क्या होंगी, कॉन्सिडेंट लाइन होंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास
कहता है एक आर्टिकल को 12% के लॉस पे बेचा गया, अगर 960 ज्यादा का बेचा जाता तो प्रॉफिट होता 8% का, तो कॉस्ट प्राइस बता दो। ओरली करने वाला सवाल है, मान लो आपने कॉस्ट प्राइस माना 100, तो पहले हम इसे बेच रहे हैं 12% कम में, और फिर हमारे पास उस टाइम पे क्या हो रहा है, मतलब 88 का बेच रहे होंगे। अगर मैं इसे 960 ज्यादा का बेचूं तो प्रॉफिट कितने का होगा, आप कहेंगे सर 8% का, तो इसका 100 का 8% 8 हो गया, तो मतलब 108 का बेच रहे हैं। गैप कितने का आया, आप कहेंगे सर 20 का गैप आया, और ये हमने एक्चुअली में कितने ज्यादा का गैप लिया है, हमने 960 ज्यादा का बेचा है, तो 20 960 को रिप्रेजेंट करेगा। 100 का बताना है तो आप कहेंगे सर इसमें भी 5 से गुना और इसमें भी 5 से गुना, तो ये हो गया 4800, कॉस्ट प्राइस आ गया ये, ठीक है। बाकी इतना सब नहीं लिखते हैं, हम कहते हैं भाई कॉस्ट प्राइस से यहाँ पे हम क्या जा रहे हैं 12 पीछे और यहाँ पे 8 आगे, तो गेम कितने का 8 माइनस माइनस 12 दैट इज 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 960 को, और 100% बताना है तो इंटू में 5 कर देते हैं। ओरली करने वाला सवाल है ये भी। कहता है मेरे पास दो एंगल्स का जो रेशियो एक ट्रायंगल में वो 3:1 है, थर्ड एंगल ट्रायंगल का अगर 25% ज्यादा है इन दोनों के सम से, तो हमें बताना है लार्जेस्ट एंगल क्या होगा। आप कहेंगे सर पहला 3 दूसरा 1, कंबाइंड कितना 4, 25% इसका कितना होगा 1/4, तो ये आ गया 1, तो 4 ये इतना 1 ज्यादा हो जाएगा 4 से, तो कितना हो गया, थर्ड रेशियो हो गया 5। हमें ये थर्ड एंगल ही बताना है। आपको पता है ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री के बराबर, तो 1:20 के बराबर, तो 5:5 इंटू 20 हो गया 100 के बराबर। चले आगे। कहता है एलॉय एक्स में कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है 7:3 है। एक दूसरा एलॉय वाई है उसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 2:5 है। अगर हमने इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया 5:7 में मिलाया, तो हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ जिंक कितना होगा न्यू एलॉय में, परसेंटेज बताना है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोग रेशियो को इक्वेट करके करते हैं। अगर परसेंटेज पूछा जाए जेन्युइनली तो मैं डायरेक्टली कैसे करता हूं, आप ध्यान से समझिए। हमसे क्या पूछा है परसेंटेज ऑफ जिंक, मैं कहता हूं टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है, दो चीज मिला रहा हूं, इसे 5 रेशियो में पहले वाले को और इसे 7 रेशियो में, टोटल कितना हो गया 5 + 7 12 हो गया मेरे पास। मैं कोई रेशियो मेंटेन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। आप कहेंगे सर ये 5 रेशियो में ले रहा हूं, इसमें जिंक कितना होगा, कॉपर और जिंक का रेशियो एलॉय एक्स में है 7:3, तो जिंक हो जाएगा 3/7, और किसका टोटल कितना है 5। यहाँ पे जिंक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5, 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, 5/7 है किसका 7 का, तो ये टोटल जिंक आ गया। टोटल दोनों मिला के मेरे पास कितना बनेगा वो आ गया, और इनटू में 100% कर दो तो मेरे को जिंक की परसेंटेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, खत्म। ये बस समझाने के लिए ऊपर वाला पार्ट लिखा था, बट एग्जाम में आपको डायरेक्टली बस ये 1 लाइन लिखनी है और खत्म करना है, रेशियो मेंटेन करने में और वो सारी कहानी में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। बहुत सारी कई बार अप्रोचेस आपको सिखाई जाती हैं, लेकिन आपको चैलेंज भी करना है कि कैसे हम बेटर कर सके, कौन सी अप्रोच मेरे लिए बेस्ट रहती है कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अगर मैं इसे सोल्व करने जाता हूँ यहाँ पे, तो 7 से 7 एलिमिनेट हो जाएगा, ये 3/3 + 7 10 होगा ना, सॉरी टोटल का बताना है, जिंक 3/10 पार्ट है इसका, तो 5, और यहाँ पे काटूंगा तो ये आ जाएगा 2, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 3/2 + 5 दैट इज 13/2, 2 नीचे आ जाएगा तो 24, और 100% है तो परसेंटेज, ये वाली वैल्यू आ गई। क्या आंसर आएगा, आप कहेंगे सर 5 जा जाएगा, फिर 100 4 जा जाएगा, 54 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास, एक चोर है वो बैंक से भागता है 12 बजे 15 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, एक पुलिस कार उसे चेज करनी स्टार्ट करती है 12:20 पे, और किसी स्पीड से 25 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, तो हमें बताना है कि किस टाइम पे जो पुलिस कार है वो थीफ को पकड़ लेगी। आप कहेंगे सर पहले ये निकाल लो कि ये 20 मिनट का गैप है, 20 मिनट में चोर कितना चलेगा, 15 की स्पीड है, 20 मिनट में आप कहेंगे सर 1/3 ओपन आवर होता है, तो 1/3 इतना चोर क्या है आगे है ना, तो इतना डिस्टेंस हमें कवर करना है रिलेटिव स्पीड से। अब 12:20 हो चुके हैं, दोनों चलेंगे,
पुलिस की स्पीड है 25, चोर की स्पीड है 15, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 15, 25 माइनस 15 10। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है, रिलेटिव डिस्टेंस ये है, रिलेटिव स्पीड ये है, तो टाइम निकाल लो कि आपका 12-20 के बाद कितना टाइम लगेगा। आप कहेंगे 5/10 दैट इज 1/2, तो ये 1/2 आर कितना होता है 30 मिनट, तो 12-20 के बाद 30 मिनट और, तो 12:50, यही आंसर आ जाएगा। ओरली कर सकते हैं। चलो, कहता है 5 साल के बाद प्रेजेंट से ए, बी और सी की एज का रेशियो हो जाएगा 5:4:3, प्रेजेंट से 5 साल के बाद। अगर प्रेजेंट में उनकी एज का स्क्वायर का सम किया जाए तो वो 725 है, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी बता दो। तो बी की प्रेजेंट एज बतानी है। अच्छा, ये 5 साल बाद की एज है। अगर आप बेसिक से करने जाओ तो आप कहेंगे सर 5 साल बाद मान लो ये 5x हो गया, ये 4x हो गया और ये 3x हो गया, प्रेजेंट एज कितनी होगी? आप कहेंगे सर 5x माइनस 5, 4x माइनस 5 और ये वाली वैल्यू 3x माइनस 5। अब मैं इनका स्क्वायर का सम करूंगा और उसे इक्वेट करूंगा 725 से, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना? और फिर उसे सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और फिर मैं ये वाली वैल्यू बता रहा हूँ, यही है। बाकी आप ऑप्शन की मदद भी ले सकते हैं, ऑप्शन की मदद लेंगे तो शायद मेरे लिए आसान हो जाए। आप कहेंगे सर 4x माइनस 5 इसके बराबर है, मतलब ये प्रेजेंट की एज है। अगर इसमें 5 जोड़ दूं, 5 साल आगे की एज पे जाऊं, तो b की जो एज होगी वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, उसके चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो आप कहेंगे सर 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ा तो 20, क्या ये 4 से कट रहा है? कट रहा है। इसमें 5 जोड़ा 25, 4 से नहीं कट रहा तो चांसेस कम है। इसमें 5 जोड़ा तो 15, 4 से नहीं कट रहा। इसमें 5 जोड़ा 30, 4 से नहीं कट रहा। तो इन तीनों के चांसेस कम है और मेरा आंसर इसके सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अब आपको वेरीफाई भी कर लेना है कि रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर हमारे पास क्या हो गया 5 साल के बाद ये 20 के बराबर हो गया 4x, तो x का मान कितना हो गया 5 हो गया, है ना? अगर x का मान 5 तो ये 25 और ये वाली वैल्यू 15। इनकी प्रेजेंट निकालोगे तो ये 5 साल बाद किया तो ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इनका स्क्वायर करो और चेक कर लो कि भाई सम सेम ही आ रहा है ना? वैसे तो सेम ही आना है। आप कहेंगे 400, 500 और 225 725, सेटिस्फाई कर गया? 725 ही दे रखा है, क्वेश्चन हो गया खत्म। ऑप्शन की मदद लो और कर लो। अगर बाई चांस दो ऑप्शन हमारे 5 के मल्टीपल, मतलब यहाँ पे 4 के मल्टीपल आ जाते 5 ऐड करने के बाद, तो हम इस तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं। स्टिल हमारा टाइम कम लगता है एज कंपेयर टू बेसिक से बना के पूरा सोल्व करना और लंबी चौड़ी कहानी करनी। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल कहता है कि दो इवेंट है ए और बी। ए होने की प्रोबेबिलिटी है 0.4 और बी होने की प्रोबेबिलिटी है 0.6। दोनों इवेंट साथ में हो जाएं उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है हमारे पास 0.18। तो हमें बताना है कि ना ए हो और ना बी हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कैसे सोल्व करेंगे? आपने एक चीज पढ़ी हुई है, इसे किस तरीके से कर सकते हैं हम? अगर मैं ये फिगर बना दूं पूरी की पूरी, ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 मानते हैं। प्रोबेबिलिटी इवेंट ए होने की आपने कहा सर 0.4 है, प्रोबेबिलिटी बी होने की 0.6 है। और इसमें हमारे पास वो केसेस भी आएंगे जहां पे प्रोबेब ए भी होगा और बी भी होगा इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.18। तो ये वो होगा जब प्रोबेबिलिटी मेरे पास ना ए हो ना बी हो। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 है, तो कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर 1 किसके बराबर? जो ना हो दोनों, ये वाला पार्ट प्लस। अब ये रीजन मेरे को अगर निकालना है तो ये किसके बराबर होगा? 0.4 प्लस 0.6 पूरा कवर कर दिया, लेकिन ये 2 बार आ गया 0.18 वाला, ये हटाना पड़ेगा। तो मेरे पास ये तो 1 बन गया, 1 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। आप देखेंगे 0.18 जो है ना वही मेरे पास दोनों इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी बनेगा। तो 0.18 किसके बराबर आ गया? इसके बराबर। चले आगे।
अगला सवाल कहता है एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, उससे दो टेंजेंट डाली गई PA और PB कुछ एक सर्कल पे जिसका सेंटर O है, कुछ इस तरीके से कि रेडियस होगा हमारे पास 6। P से O तक की जो दूरी है वो 10 दे रखी है। तो हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल PAOB का एरिया क्या होगा। अब देखो ये एरिया निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको पता है जब हम इस तरीके से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों 90 डिग्री पे भी कट करती हैं। साथ ही साथ ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। क्यों सिमिलर होता है? जब हम एक्सटर्नल बना रहे हैं तो ये वाला एंगल बराबर हो गया, ये वाली लेंथ दोनों की रेडियस के बराबर, ये इक्वल हो जाती है, और साथ में ये वाली दूरी, तो RHS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में कोंग्रुएंट हो जाते हैं। तो एक का एरिया निकाल लिया तो दूसरे का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये 90 डिग्री है तो 10, ये हाइपोटेन्यूस हो गया 6, 10, 6 और 8 ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये वाली दूरी 8 हो जाएगी। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू 6 इंटू 8। और लेकिन अगर मेरे को दोनों का निकालना है तो आप कहेंगे सर डबल करना पड़ेगा, 2 इंटू हाफ इंटू 6 इंटू में 8, 2 से 2 कट गया, 6 8 जा कितना हो गया? 48। तो मेरे पास ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक वर्कर एक्स है जो एक काम को सेम टाइम में कर सकता है जितने में वाई और जेड मिलके कर सकते हैं। तो अगर टाइम सेम है तो आप कहेंगे सर एफिशिएंसी भी सेम हो जाएगी दोनों की। आगे कहता है एक्स और वाई मिलके एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं और वाई अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो हमें बताना है जेड अकेला काम को कितने दिन में करेगा। ये इनका अगर टाइम दे रखा है तो आप कहेंगे सर एफिशिएंसी इनवर्स हो जाएगी और ये 12:30 हो जाएगा, है ना। आप रेशियो निकाल लेंगे एफिशिएंसी का तो मेरे पास ये 2:5 आ जाएगा 6 से काट के। तो यहां से मैं कह सकता हूँ y की एफिशिएंसी अगर 2 है तो यहाँ पे भी y की एफिशिएंसी 2 होगी, और x प्लस वाई 5 है तो x की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें x की एफिशिएंसी 3 है, y की एफिशिएंसी 2 है और ये दोनों बराबर हैं एफिशिएंसी, मतलब 1:1 है, तो इसका मतलब y प्लस जेड भी क्या होगा? 3 होगा। तो z की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक। अब हमें बता रखा है y पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। y की एफिशिएंसी 2 की एफिशिएंसी से y पूरे काम को 30 दिन में कर सकता है, तो z अकेले कितने दिन में करेगा? तो 2 इंटू 30 और z की एफिशिएंसी है 1, तो कितने डेज में करेगा? 30 डेज में, सॉरी 60 डेज में करेगा z अकेला। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास b प्लस 1/b+1 4 के बराबर दे रखा है, तो क्यूब बताना है b+1 और b+1। चलो यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, +1 कर दूं, और तो यहाँ पे भी +1 करना पड़ेगा। b+1 को अगर मैं y मान लूं तो मेरे को y³ + 1/y³ बताना है, और यहाँ पे मेरे पास y + 1/y किसके बराबर आया? 5 के बराबर। तो ये चीज तो आपको पता ही होती है कि इस केस में क्या आएगा आंसर? ये 110 के बराबर होता है। 5 ये याद रख रखा है हमने, ये वाले सारे कॉन्सेप्ट कि y + 1/y है तो ये इसका मान क्या होगा, वरना बेसिक से करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये 5 है तो 5³ - 3 इंटू में 5, और सॉल्व करोगे तो यहां तक पहुंच जाओगे। अगला सवाल कहता है एक स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज कर जाता है और उसके बाद में 20% डिक्रीज कर देते हैं, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा प्राइस में। अगर एक बार x% का पॉजिटिव और एक बार x% का नेगेटिव होता है तो हमने पता है नेट चेंज क्या होता है, x² डिवाइडेड बाय 100, वो भी नेगेटिव में, तो ये 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 नेगेटिव में तो -4%, तो वैल्यू डिक्रीज करेगी 4% से। रिमाइंडर बताना है जब इसे हम डिवाइड करेंगे x-2 से। भाई किसी भी एक मेरे को पॉलिनोमियल दे रखा हो, उसे दूसरे पॉलिनोमियल से अगर हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर बताना हो तो हम कहते हैं दूसरे पॉलिनोमियल को आप पुट कर दो 0 के बराबर, वहां से x का मान निकाल लो, डेट इज 2। यहाँ पे पुट करोगे जो वैल्यू आएगी वही मेरा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। तो इसके अंदर x को 2 अगर पुट कर दूंगा मैं तो ये 2 की पावर 4 16 होगा, 3 इंटू 2 की पावर 3 8 होगा, 5 इंटू 2 और माइनस में 2। सोल्व कर लो, 32 - 24 8 प्लस 10 18 - 2 16। चले आगे। अगला सवाल, एक कार कवर करती है एक जर्नी का फर्स्ट पार्ट 30 मिनट्स में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
और रिमेनिंग पार्ट 20 मिनट में कवर करती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस जर्नी का किलोमीटर में क्या होगा। तो डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 60, 30 मिनट क्या होता है 1/2 आवर, तो टाइम ये हो गया। अब सेकंड केस में 50 की स्पीड है, टाइम है 20 मिनट, तो आर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/60, तो फिर इन दोनों का सम कर देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये हो गया 30, आप देखेंगे 1/3 तो ये 50/3, ये हो जाएगा 16 2/3, तो 46 2/3, ये मेरा आंसर आएगा। अगला सवाल कहता है एक कोनिकल फनल है, ये कंप्लीटली फिट किया जाता है एक सिलेंड्रिकल कप में, बेस रेडियस 6 है और हाइट 15 है दोनों की, तो कोन की वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम बताओ। अरे भाई मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है कि एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक कंप्लीटली कोन को मैं फिट कर दूं जिसका बेस रेडियस भी सेम हो और हाइट भी सेम हो, तो उस केस में कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 होती है सिलेंडर की वॉल्यूम से। तो कोन और सिलेंडर की वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा 1:3 आएगा। ठीक है, आप सीधा देखो ना, रेडियस सेम हो गया और हाइट भी सेम हो गई। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होती है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच। आप देखेंगे ना ऑटोमेटिकली ये 1/3 हो गया इसका, तो 1:3, ये आंसर आ गया जब रेडियस भी सेम और हाइट भी सेम। कहता है कि क्या होगी एक्स और वाई की वैल्यू अगर ये वाला नंबर मेरे पास 41x310y ये डिविजिबल हो 16 से और 11 से, है ना। तो 16 से भी करना चाहिए भाई, 11 से भी करना चाहिए। अब जब यूनिट डिजिट बतानी होती है तो ज्यादातर केस में हमें ये पता है कि भाई हम 8 से भी चेक कर लें तो जनरली एक ही सिंगल यूनिट डिजिट मिलती है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, जब हम 8 से डिवाइड करते हैं, कुछ कुछ केसेस में 2 डिजिट्स भी मिल जाती हैं। ठीक है, 4 के केस में देखते हैं तो लास्ट डिजिट निकालनी हो तो 2 डिफरेंट डिजिट्स पे हमारा जनरली सेटिस्फाई कर जाता है, कई बार 3 डिजिट पे भी सेटिस्फाई कर जाता है। तो अगर मेरे को ये नंबर कटना चाहिए 16 से, तो आप कहेंगे सर लास्ट की 4 डिजिट 16 होता है 2 की पावर 4, लास्ट की 4 16 से कटना चाहिए। अगर ये वाली डिजिट मेरे से पूछिए तो मैं डायरेक्टली ये भी कह सकता हूं कि भाई ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या होगी, लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से भी कटनी चाहिए अगर 16 से कट रहा है, 10y 8 से कटना चाहिए। अब 8 से आप चेक करोगे तो वैसे तो आप डायरेक्टली पहुंच भी सकते हो कि y 4 होगा, वरना बेसिक से भी करोगे तो 1 जा 8 और 2y। अब y का मान क्या रखें कि 8 से कट जाए, आप कहेंगे सर 13 टाइम्स दैट इज 24, तभी ये मेरे पास ऐसे कटेगा और कोई केस पॉसिबल नहीं है, तो y का मान आ गया 4। अब y 4 आ गया तो मेरा काम बहुत आसान हो गया, y को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे 4 से। अब ये वाली वैल्यू मेरी 11 से भी कटनी चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि ऑड प्लेसेस पे जितनी वैल्यूज उनका सम कर लो उसमें घटा दो इवन प्लेसेस की वैल्यूज का सम, तो आपके पास क्या आना चाहिए 0। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने इसमें आपको एक तरीका बताया था कि पीछे से स्टार्ट करो, 4 - 0 4, 1 - 3 - 2, x - 1 और ये आया 4। इन सब का सम क्या होना चाहिए हमारा 11 से कटना चाहिए, 4 में से 2 घटाया तो 2, +4 6 -1 5, 5 + x मेरा कटना चाहिए किससे 11 से, तो x का मान क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। अगर x का मान 6 है तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, x हो गया 6 और y हो गया 4, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वरना बेसिक से पूरा पूरा भी कर लेते हैं, वरना मेरे को आदत है ऐसे 2-2 डिजिट से छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट करके करते चलने की, तो एक बार की में आंसर मिल जाता है। वरना आप कहते हैं सर 4 + 1 5 + x + 4 9, 9 + x में से घटाएंगे 4 तो 5 + x बचेगा, ये 11 से कटना चाहिए, x का मान क्या आएगा 6। अगला सवाल, एक शॉपकीपर 2 वैरायटी ऑफ मिक्स राइस को मिक्स करता है, किस रेशियो में 3:5 में। पहले की कीमत है 40 और दूसरे की कीमत है 60, तो हमें बताना है कि टोटल कॉस्ट पर केजी ऑफ द मिक्सचर क्या होगी। तो बेसिक सवाल है, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं वेटेड एवरेज का, तो आप कहेंगे सर 3 × 40 120 और 5 × 60 300, 300 + 120 420 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
आप देखेंगे यहाँ पे ये 5 जा जाएगा, फिर 2.5, ये आंसर आएगा। बेसिक से करना कोई मुश्किल है, वरना हम अगर थोड़ी मुश्किल भी वैल्यूज होती है तो हम डेविएशन कंसेप्ट लगा लेते हैं। आप कहते हैं सर एवरेज मैं 40 ही मान लेता हूं, यहाँ पे डेविएशन कितने का आएगा 40 से, 20 का आएगा, 20 इंटू 5 100, तो सम ऑफ डेविएशन 100 कितने में बटेगा, 5 और 3 8 में बटेगा। तो ये आप सोल्व करते हैं तो आपको पता 12.5 आता है, तो 40 प्लस 12.5 डेट इज 52.5। डेविएशन कंसेप्ट से भी हो जाता। अगला सवाल, x का मान गिवन है, y का मान गिवन है, हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा। अच्छा, अगर आप ध्यान दें यहाँ पे एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है मेरे पास, तो आप थीटा का मान यहाँ पे चाहे तो कुछ भी रख लो, आपको सेम ही आंसर मिलने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो थीटा की यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लो, यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू रख लो, उनका स्क्वायर करके सम निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। बट वो करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वैल्यू रखनी भी होती तो आप कहते हैं यार यहाँ पे थीटा को जब साइन और कोस होता है तो जनरली मैं क्या करता हूँ, थीटा को या तो 0 रखता हूँ या फिर 90 रखता हूँ। तो अगर थीटा को आपने कर दिया चलो 0, तो ये 1 बन जाएगा, ये 0, तो x आ गया 5। अच्छा, यहाँ पे y, थीटा को जैसे ही मैंने यहाँ पे कर दिया 0, तो ये बन जाएगा 0, तो ये बन जाएगा -12। इनके स्क्वायर का अगर सम करना है तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 5 और 12 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 13 के साथ, तो 13 का स्क्वायर डेट इज 169। एक तरीका तो ये है ही बेसिक, वरना एक फॉर्मूला भी आप पढ़ते हैं वो याद रखिए। मेरे पास होता है x a cos थीटा प्लस b sin थीटा, y हो मेरे पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो गया, तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो हम पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रखा है आपको ये, तो अगर वो याद होता तो आप फॉर्मेट समझ जाते। तो हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के बराबर, जो कि हो गया मेरे पास 169। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिए इसे। कहता है एक कार एक जर्नी को 15 आवर्स में कंप्लीट कर सकती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर सेम जर्नी को हमें 12 घंटे में कंप्लीट करना है तो स्पीड को कितने से हमें इंक्रीज करना चाहिए। अब आपके ऊपर है कि आप इसे रेशियो मेथड से करें या बेसिक से। मान लो बेसिक से भी मैं करता हूं तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा, 15 घंटे टाइम हो गया और स्पीड है 80, है ना। अब हमें ये सेम जर्नी 12 घंटे में करनी है, तो टाइम है ये, स्पीड कितनी हो जाएगी। आप कहेंगे सर पहले 80 था, टाइम घटा तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कितनी बढ़ानी है वही पूछा, मतलब एक्स का मान पूछा है। सोल्व कर लो, आपका आंसर आ चुका है। 3 से काटूंगा तो 5 और यहां से काटूंगा 4, 4 से काटूंगा तो 20, 100 बना, 80 घटा तो एक्स का मान आ गया कितना, 20। ये इस सवाल का उत्तर है। वरना रेशियो मेथड से आप कहते हैं सर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम का रेशियो पहले 15 था अब 12 है, तो 5:4 हो गया। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5, मतलब पहले 4 थी तो अब 5 करनी पड़ेगी। 4 कितनी थी, 80 के बराबर थी, कितना बढ़ाना पड़ा, 1, 20 गुना, तो 1 का मान 20 के बराबर आ गया। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला सवाल कहता है एक कुछ पैसे सिंपल इंटरेस्ट पे बन जाते हैं 7/5 प्रिंसिपल के 5 साल में। तो मैं कह सकता हूं ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, और मेरे पास जो आया सिंपल इंटरेस्ट वो कितने का आया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 2 का आया, कितने में, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कितने सालों में सेम पैसा बन जाएगा 9/5 ऑफ द प्रिंसिपल। तो अगर अब 9/5 बनाना है तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल अब भी सेम है, अमाउंट 9 हो गया, कितना इंटरेस्ट मिल गया 5 पे, अब हमें चाहिए 4 का इंटरेस्ट, कितने सालों में मिलेगा भाई, 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है 5 पे 5 साल में, इसका डबल हो गया ना, तो टाइम भी तो डबल करना पड़ेगा, तो 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना आएगा, काम खत्म हो गया। क्योंकि प्रिंसिपल सेम ही था, ये वाली वैल्यू हमें सेम दे रखी थी, प्रिंसिपल सेम है, तो अब हमारे पास क्या करना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट डबल करना है सेम प्रिंसिपल पे तो टाइम भी क्या लगेगा, डबल लगेगा, क्योंकि रेट तो सेम ही कर रखा है। चले आगे, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 10 ईयर्स। अगला सवाल कहता है एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी है, डी एक पॉइंट है एसी के ऊपर, कुछ सच दैट एडी 10 दे रखा है, CD 24 दे रखा है,
BD बाइसेक्ट ABC, BD जो है ये बाइसेक्ट करता है ABC को, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हो गया इसका। तो हमें बताना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC का पेरीमीटर क्या होगा। सबसे पहले तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा देंगे। अगर B एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा वही मेरे पास इस साइड और इस साइड का रेशियो होगा, है ना। तो आप कह सकते हैं सर ये 10 है, ये 24 है, तो 10x ये वाली साइड होगी और ये वाली साइड 24x होगी। और अगर इन दोनों का सम कर दूं तो 10 और 24 का सम कितना होगा मेरे पास भाई, ये 34 होगा, है ना। हमें सोल्व करके पेरीमीटर बताना है इसका क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 34 प्लस 34x क्या होगा, 34 प्लस 34x, इसका मान मेरे को बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। तो एक चीज तो आपके दिमाग में आएगी भाई 34 का मल्टीपल होगा कुछ, है ना, बट ये इस तरीके से दे रखा है तो आप सिंपलीफाई करके फिर 34 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, इट कैन बी एन अप्रोच, बट इसे पूरा सोल्व कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 24 और 10 किसके साथ, 26 के साथ ट्रिपलेट बनाते हैं ना, ये तो हमें पता है यार। तो ये 26x हो गया इसके बराबर, 34 के बराबर, है ना। तो x का मान 34/26 मतलब 17/13, ये x का मान हो गया। सोल्व करके अपना आंसर बता देंगे। आप कहेंगे सर 34 और प्लस 34 इंटू में 17/13। अच्छा, अब मेरे पास अगर यहाँ पे चार ऑप्शन भी देखूं तो 13 से डिवाइड करके अलग अलग वैल्यूज दे रखे हैं, तो अलग अलग रिमाइंडर है, वो कहां से मिलेगा, यहीं से मिलेगा हमें। 17 को डिवाइड करूंगा 13 से तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4, है ना। 34 को डिवाइड करूंगा 13 से तो मेरे पास 26, 8 मिलेगा। 8 4 जा 32, 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मिलेगा 6। तो मेरे पास जो भी आंसर होगा यहाँ पे 6 बचेगा, तो यही आंसर आ सकता है 78 6/13। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है, एक बैग है ए, उसके अंदर 6 रेड बॉल और x ग्रीन बॉल है और 4 येलो बॉल हैं। 6 रेड, x ग्रीन और 4 येलो। प्रोबेबिलिटी अगर मैं एक ग्रीन बॉल को निकालता हूं बैग से तो वो 1/2 है। अच्छा, 1/2 प्रोबेबिलिटी कब हो सकती है भाई, बैग में तो ये सारी बॉल्स हैं, है ना। इसकी 1/2 निकलने की प्रोबेबिलिटी है कि भाई इन दोनों का जो सम है उसी के बराबर हो, तभी तो प्रोबेबिलिटी, जब सारी में से निकालूंगा तो इसकी 1/2 आएगी ग्रीन की। तो 6 + 4 कितना हो गया, x का मान 10 होगा, तभी ये पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। बैग बी है जिसके अंदर x - 2 रेड बॉल है, तो 10 - 2 8 रेड बॉल हो गई, x - 3 ग्रीन बॉल और 5 येलो बॉल। दो बॉल रैंडम ने निकाली बैग में से, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि दोनों रेड होंगी। तो आप कहेंगे सर पहली बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी 8, टोटल कितनी हो गई 20। फिर अब एक निकल चुकी है तो टोटल रह गई 19, और रेड निकल चुकी है तो बची हुई 7 रेड हो गई, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। सोल्व करेंगे तो ये 2/5 और ये 14/95, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। चलें आगे। अगला सवाल, एक डेटा सेट में ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं हमें 2, 5, 7, 3 एंड 6। हर एक ऑब्जर्वेशन को 1 से घटाया और रिजल्टिंग वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो मीडियन बताओ ट्रांसपोर्ट डेटा की क्या होगी। मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी डेटा सेट दे रखा हो, उसमें सभी वैल्यूज पे कुछ भी एडिशन करोगे तो मीडियन में भी वही एडिशन हो जाएगा, सभी वैल्यूज में किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो मीडियन में भी वो चेंज हो जाएगा। तो आपको पहले सब में चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले आप इसी डेटा का क्या निकाल लो, मीडियन निकाल लो। आप कहेंगे सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, 2, 3, 5, 6 और 7 बनेगा। मीडियन मिडल वैल्यू होगी तो ये हो गई मीडियन। हमें क्या करना था, सभी वैल्यूज में एक घटाना था, तो 5 में से एक घटाया, और 4 से मल्टीप्लाई करना था तो इंटू में 4 कर दिया, तो 4 × 4 कितना हो गया 16। तो ये नई मीडियन मेरी ये होगी। क्लियर, चलें आगे। क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आई होप यू लव दिस सेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला हो, चीजें कैसे करनी है एग्जाम में वो समझ आया हो।
टीयर 2 की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, यू कैन परचेज इट, जिसमें टीयर 2 के सारे मॉक्स आपको मिल जाते हैं, लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, कंप्यूटर के टेस्ट मिल जाते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफी हैं और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। एग्जाम में कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो आपने चीजें ना देखी। कॉम्बो टेस्ट सीरीज, सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सब आपको कॉम्बो टेस्ट सीरीज में मिलता है। तो यू कैन एनरोल, इसमें अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान्स भी हैं, जैसे 4 मंथ्स के लिए 399, 9 मंथ्स के लिए 499 और 599 1 ईयर के लिए। इसमें सारी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज फुल लेंथ सब मिलता है। मैथ्स पढ़ना है मुझसे, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक सारी क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस सब कुछ आपको द्रोणाचार्य बैच में मिलेगा, जो लॉन्च हो चुका है। आप इसमें अपना एनरोल करके अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप CHSL मेंस के लिए करना चाहते हैं प्रिपेयर, या फिर आप अगले साल के CGL CHSL के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या रेलवे एग्जाम्स किसके लिए भी। और इसी तरीके से जीके का 3.0 बैच आ चुका है, जिसमें सारी क्लासेस लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपको मिल जाएंगी, डिटेल में सारी क्लासेस हैं, उनके प्रैक्टिस सेशंस भी अवेलेबल हैं। जीके की टेस्ट सीरीज जिसके साथ फ्री है, मैथ्स के लिए मैथ्स टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मैथ्स कोर्स के साथ फ्री रहती है, ऐसे ही बाकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्सेज। और ऑफिसर बैच में सारे टेस्ट सीरीज, सारे कोर्सेज, सारे सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। तो अभी आपसे इस वीडियो में अलविदा लेता हूँ, बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करिए, मेंस एग्जामिनेशन अच्छे से दिए, लेट्स होप यू गेट दिस सिलेक्शन दिस टाइम, और आपको किसी भी कोर्सेज की जरूरत ना पड़े। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। क्या आप SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स GST इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद SSC CGL एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा, आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट पर आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पर अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।